वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से आज आपके सामने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य विशेषताओं को बताने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से आपको प्रायः विभिन्न एग्जाम्स में परीक्षा पूछने की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है और इसलिए बनी रहती है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम प्राचीनतम सभ्यता है। भारत की इतिहास की यहाँ जो है नींव पली है, फाउंडेशन हुआ है, इसलिए यहाँ से आपको प्रायः प्रश्न पूछी जाती है। हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर हम आज आपको इन हड़प्पा सभ्यता के बारे में संक्षिप्त में संग्राम रूप से पूरे विस्तृत जो उनका क्षेत्र है पूछने का, जहाँ जहाँ से हम हर क्षेत्र को छूने का प्रयास करेंगे। आपको ये इस सभ्यता की उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसा था, इस यहाँ की लिपि क्या थी, यहाँ की प्रजाति कौन थे, यहाँ के खोजकर्ता में कौन कौन महत्वपूर्ण थे, यहाँ की जो प्रजाति थी वह कौन कौन सी प्रजाति से जुड़े हुए थे, यहाँ टेराकोटा क्या है, तो मोहर का यहाँ क्या विशेषता थी, तो नगर नियोजन प्रणाली किस प्रकार थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, तो धार्मिक अवस्था क्या थी, व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार, विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में और सामाजिक संरचना पर हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता इतनी विस्तृत जो प्रारंभिक सभ्यता है वह किस प्रकार फली फूली और अंततः इसका पतन कैसे हो गया। तो संक्षिप्त में आप हड़प्पा सभ्यता के हर पहलुओं को यहाँ हम बताने का प्रयास करेंगे, जहाँ से प्रायः आपसे कोई भी एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछी जाती है वह बन जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विकास के बारे में जैसा कि आप का शीर्षक है तो हम इस पर सबसे अधिक जोर देंगे पहले, क्योंकि ये पजल है और इस पर सही सही जानकारी पूर्ण रूप से आज भी पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकारों के बीच नहीं है और छात्र छात्राओं के बीच इसके बारे में अभी भी जानकारी बहुत ही कम है। इसलिए इसको हम यहाँ विस्तृत रूप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। इस सभ्यता की सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह चार्ल्स मैनसन ने 1826 में किया था और इस सभ्यता की जो पहली स्थान है वह 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज करने वाले जो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। इस सभ्यता का उद्घोष करने वाले लंदन से एक साप्ताहिक पत्रिका में सर जॉन मार्शल थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे। तो इस सभ्यता के जैसा कि आप जानते हैं कि C14 के आधार पर इस सभ्यता का काल जो है 2350 से 1750 BC माना गया है, यानी लगभग 500 वर्ष तक यह सभ्यता अपनी विकास की स्थिति को बनाते हुए चरम अवस्था से पतनशील अवस्था के बीच लगभग 500 वर्ष की है। स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और जो लंबी अवधि तक कार्य की। सबसे पहले आपको यह जानना है कि सभ्यता और सांस्कृतिक में क्या अंतर होता है। बार बार आपसे कल्चर एंड सिविलाइजेशन पूछी जाती है, तो सभ्यता और सांस्कृतिक में मूलभूत अंतर है। सभ्यता और सांस्कृतिक में अंतर क्या है, इस चीज को आप समझिए कि सभ्यता क्या होता है, मूर्त और भौतिकवादी का अर्थ हुआ कि मानव के सुख सुविधा से जुड़ा हुआ आता है। मूर्त का अर्थ हुआ स्टैच्यू बनता है, मूर्ति बनता है। तो जितने भी दुनिया में विकास चीज हम देख रहे हैं, हमारी जितनी भी सुविधा के लिए उपलब्ध वस्तुएं हैं वे सब सभ्यता की देन है। तो सभ्यता मूर्त होती है और भौतिकवादी होती है, जबकि सांस्कृतिक जो होती है वह क्या होती है, अमूर्त होती है और आध्यात्मिक होती है। सांस्कृतिक क्या होती है, आध्यात्मिक होती है। यानी सांस्कृतिक का जो है चिंतन से है, हम संस्कृत को सांस्कृतिक से संबंधित बातों को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन वह मानव के बौद्धिक विकास में, मानव के चिंतन में, मानव के जीवन में अमूल्य योगदान देती है। तो सभ्यता और सांस्कृतिक में यही मूलभूत अंतर है। विश्व में 6 प्राचीनतम सभ्यता हुई, जिसमें 4 नदी घाटी सभ्यता हुई। पहला सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता नील नदी घाटी की सभ्यता है। दूसरा सभ्यता जो है दजला फरात
दजला फरात नदी की सभ्यता है। तीसरा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता है। चौथा सभ्यता जो है हावांगो नदी घाटी, यानी पीली नदी, इसको येलो नदी कहते हैं, चीन में है। और पांचवी जो सभ्यता है वह सभ्यता जो है रोमन सभ्यता है। और छठी सभ्यता जो है वह यूनानी सभ्यता है। तो विश्व में ये 6 प्राचीनतम सभ्यता है। इसमें 4 नदी घाटी सभ्यता है। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र में आया। दजला फरात नदी की घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया में आया। और इस सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में है। और हवांगो नदी घाटी सभ्यता, जिसको येलो नदी पीली नदी कहते हैं, चीन में है। इसके अतिरिक्त रोमन सभ्यता और यूनानी सभ्यता है। तो विश्व में 6 प्राचीनतम सभ्यता है। भारत की सभ्यता जो है दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है नील नदी घाटी की सभ्यता है। उसके बाद दुनिया का दूसरा जो महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है उसमें दजला फरात यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर के निर्माण होने के लिए कृषि में सरप्लस होना चाहिए। जब कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होगा, कुछ आदमी को बिना कृषि कार्य किए हुए उनको अनाज उपलब्ध होगी खाना खाने के लिए, तो वे किन्हीं अन्य कार्यों में आध्यात्मिक रचनात्मक सृजनात्मक कार्य करेंगे। और इस प्रकार सृजनात्मक कार्य से उनका एक नई विकास होती है और धीरे धीरे वह शहर का निर्माण होती है। शहर के निर्माण में कृषि के लिए सरपरस्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 4000 BC में हड़प्पा क्षेत्र में, माने भारत के पश्चिमोत्तर भारत में जो जलवायु है उसमें नमी आई, आर्द्रता आई और इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी सभ्यता का रूपरेखा प्रारंभ हुआ। और 2500 BC के आसपास कृषि में अतिरिक्त सरप्लस होने के कारण एक शहरी रूपरेखा बनने लगी और अंततः 2300 BC के आसपास आते आते यह शहर के रूप में परिणत हो गया। जैसा कि मार्टिन व्हीलर आदि विदेशी विद्वान ने यह माना है कि मेसोपोटामिया से नाव पर सवार होकर आए और सिंधु घाटी सभ्यता को बसा दिए। यह विचार कतई सही नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यहाँ की लिपि, यहाँ की रहन सहन, विभिन्न बातों में जो भिन्नता है मेसोपोटामिया सभ्यता से, वह किसी भी रूप में एक सभ्यता द्वारा दूसरी सभ्यता को बसाया गया हो यह प्रमाणित नहीं करता है। तो मेसोपोटामिया का ओपिनियस था, यह सही नहीं है। भारत की सभ्यता स्वदेशी सभ्यता है, यह स्थानीय सभ्यता है, यह मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनिवेश नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के विकास में हम देखेंगे कि मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम स्थल है जहां से कृषि एवं पशुपालन का प्रमाण मिला। मेहरगढ़ से भारत में कृषि एवं पशुपालन का शुरुआत हुआ और इसी की चरम अवस्था हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के विकास में पश्चिमोत्तर भारत क्षेत्र में एक बहुत बड़ी परिवर्तन 4000 BC के आसपास आया और जलवायु परिवर्तन के बाद कृषि में सरप्लस होने से शहर का निर्माण प्रक्रिया को जो है आधारशिला मिली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे चरम अवस्था, परिपक्व अवस्था लोथल है जो 2100 BC के आसपास है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पतनशील अवस्था है वह आलमगीरपुर बताता है, जिसका समय लगभग 1800 BC माना जाता है। तो इस प्रकार C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 तक निर्धारित की गई है। हड़प्पा सभ्यता के हम एक एक पहलुओं पर बताने का आपका प्रयास करेंगे कि हड़प्पावासी कौन थे। तो हड़प्पावासी के 4 प्रजाति मिली है। वह प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड,
मंगोलाइड और चौथा है भूमध्य सागरीय। ये हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रजाति का प्रमाण मिला है। यानी आपसे जब प्रश्न हो कि हड़प्पा निवासी कौन थे, तो हड़प्पा निवासी जो थे वह 4 प्रजाति की वहाँ से नरकंकाल जो प्रमाण मिली है, जिसमें प्रोटोस्टेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड और सबसे अधिक मात्रा में जो मिली है वह भूमध्य सागरीय है, मेडिटेरियन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी 4 प्रजाति के थे। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विकास के कारणों के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले में सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन थे। चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम एक प्राचीन सभ्यता होने की बात कही। 1853 से 56 के बीच जब ब्राइट बंधु ने लाहौर और कराची के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य किया, तो उन्हें भी उस समय जो ईंट का प्रयोग किया, उस ईंट के प्रयोग से यह आभास हुआ कि कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी, लेकिन फिर भी इस पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कार्जन के काल में आया गया और इसके बाद भारत में पुरातात्विक विभाग की खोज की गति तीव्र हुई और 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे, तो उनकी देखरेख में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में रावी नदी तट पर हड़प्पा की खोज की, जो हड़प्पा सभ्यता की प्रथम स्थल थी, खोजी गई पहला स्थान। इसके बाद 1922 में रखाल दास बनर्जी के अध्यक्षता के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थल था। इसके बाद भारत में, पाकिस्तान में, जो अभी भारत पाकिस्तान है, यहाँ सैकड़ों स्थल हड़प्पा सभ्यता की खोज की जा चुकी है। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी है वह पूरी तरह हम पूर्ण नहीं कह सकते हैं, यह अधूरी है। अभी भी इस सभ्यता के बारे में हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में हम लोग को सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि अब तक हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता को लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे बीबी लाल ने ब्रुस्टोफेदन लिपि कहा है। इसे बीबी लाल ने ब्रुस्टोफेदन लिपि कहा है, यानी गौमूत्र का लिपि। तो हड़प्पावासी की लिपि थी जिसमें 60 से लिपि है, जिसमें 60 से 64 मूल अक्षर, जिससे लगभग 400 शब्द बनाए, 400 अक्षर बनाए जाते थे। लेकिन इस लिपि को अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, जिसे बीबी लाल ने ब्रुस्टोफेदन लिपि कहा। ये भाव चित्रात्मक लिपि है। तो हड़प्पा सभ्यता की इसी कारण हम अर्ध ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, जिस लिपि तो है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे हम प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। नगर नियोजन प्रणाली एक बहुत महत्वपूर्ण, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली पर आधारित थी। सबसे पहले हम ये देखें कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो भौगोलिक स्थिति में देखेंगे, भौगोलिक स्थिति में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा है। ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कहाँ है? तो अखनूर जिला जम्मू में। दक्षिण में आप देखेंगे, दक्षिण में जो है दैमाबाद है, ये प्रवरा नदी पर है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। पश्चिम में जो है, तीसरा जो है पश्चिम में सुक्ता गेंडोर है। ये कहाँ है? दासक नदी पर। दासक नदी पर कहाँ है?
तो ये दासक नदी कहाँ है, तो दक्षिणी बालूचिस्तान में है। और चौथा है आलमगीरपुर, पश्चिम में उत्तर में जो है कहाँ है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, हिंडन नदी पर। हिंडन नदी कहाँ है, मेरठ जिला में है। इसकी कुल जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबा और क्षेत्रफल है। तो 1600 किलोमीटर इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा है, 1400 किलोमीटर जो उत्तरी और दक्षिणी सीमा है। तो हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार बहुत विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर से दक्षिण, जो उत्तर में अखनूर जिला, जम्मू के अखनूर जिला से दक्षिण में, उत्तर में जम्मू के अखनूर जिला से दक्षिण में दैमाबाद जो प्रवरा नदी पर है, अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में, पूरब में आलमगीरपुर जो मेरठ जिला में हिंडन नदी पर है, पश्चिम में सुक्ता गेंडोर तक जो दासक नदी पर दक्षिणी बालूचिस्तान में अवस्थित थी। तो इतनी जो है विस्तृत क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति है। आपसे ये बार बार प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा क्या है, उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, यह नदी पूर्वी सीमा किस नदी पर अवस्थित, आलमगीरपुर किस नदी पर अवस्थित थी, तो मानदार किस नदी पर अवस्थित थी, ऐसे प्रश्न आपसे पूछी जाती है। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है। नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की जो है प्रथम और प्राचीनतम सभ्यता है। नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। नगर एक निश्चित योजना के द्वारा बसाई गई थी, जिसमें प्रायः दो मुख्य भाग होते थे, पश्चिम भाग और पूर्व भाग। पश्चिम भाग में महत्वपूर्ण सामुदायिक सार्वजनिक भवन होती थी और पूर्व भाग में आवासीय भवन होती थी। मुख्य जो सड़क की एक्सिस थी वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी नियोजन प्रणाली थी। इस नियोजन प्रणाली के अंतर्गत हम देखेंगे कि घर बनाने में लकड़ी और ईंट का प्रयोग होता था। धूप में सुखाई हुई और आग में पकाई हुई दोनों प्रकार के ईंट का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के ईंट का प्रयोग करते थे, विभिन्न प्रकार और आकार के ईंट का प्रयोग करते थे। एल आकार, एस आकार आदि, अर्धचंद्राकार जैसे सी आकार आदि आकार के भी ईंट के ये लोग प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी के भवन निर्माण में लकड़ी और ईंट का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि नगर की जो बसाया गया था वह ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पर काटती थी, जिससे वर्गाकार या आयताकार मोहल्ला नगर की निर्माण होती थी। प्रत्येक घर में कम से कम 2 कमरे, लैट्रिन रूम, बाथरूम और जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। जल निकासी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, जहां से घर की गली की नली से जुड़ती थी और गली की नली मुख्य शहर के नाला से जुड़कर शहर से बाहर गड्ढा में समा जाती थी। इस प्रकार वहाँ वाटर प्यूरिफाई होता था, जो वाटर हार्वेस्टिंग की ओर हमें ध्यान आकर्षित करती है। नहर जो इनकी नहर थी, जो इनकी नाला व्यवस्था थी वह बहुत ही अच्छी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके नाला व्यवस्था के में जगह जगह पर मेन होल होता था, जिससे कि उसमें गाद या जो अपशिष्ट पदार्थ है, भारी अपशिष्ट पदार्थ, वह नीचे जम जाए, जिसकी सफाई की जा सके। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। सड़क कच्ची जरूर थी, लेकिन बहुत चौड़ी और प्रायः सीधी होती थी।
सबसे महाराज मार्ग जिसको कहा जाता है, लगभग 33 फीट चौड़ी सड़क है। गली लगभग 3 से 3.5 मीटर चौड़ी होती थी। तो स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली बहुत ही बेहतरीन थी। ऐसी नगर नियोजन प्रणाली थी, जब हम आज के नगर नियोजन प्रणाली से तुलना करें तो निश्चित ही उस समय को देखते हुए हम उसे श्रेष्ठ प्रमाणित कर सकते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई, मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों, मिट्टी की पटकी हुई मूर्तियों को टेराकोटा कहा गया है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में भारी मात्रा में माता की मूर्ति मिली है, महिलाएं की मूर्ति मिली है, जिस आधार पर यह माना जाता है कि इस सभ्यता में माता की प्रधानता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस काल में जिसकी मूर्ति, जिस काल में जिसका चित्र अधिक मिलता है, यह स्पष्ट है कि वह उस समय अधिक चर्चित है, अधिक जो है वह उसकी प्रभाव है। तो स्पष्ट है कि यहाँ टेराकोटा से कि इस काल में माता की प्रधानता बहुत अधिक थी। मोहर, हड़प्पा सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोहर है। मोहर बनाने में सेलखरी, सेलखरी नाम के, ये सेलखरी नाम के मोलायम, ये मोलायम पत्थर का प्रयोग करते थे। ये सेलखरी नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके काटकर वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार या आयताकार मोहर निर्माण किया जाता था, जिस पर वर्गाकार पर चित्र और लेख दोनों होते थे, आयताकार पर केवल लेख होते थे। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोहर है। मोहर मुख्यतः जो है सेलखरी से बना हुआ है, और ये सेलखरी जो है यह स्टीलीट नाम का एक मुलायम पत्थर है, जिसको काट कर मुख्यतः वर्गाकार या आयताकार बनाया जाता था, जिस पर लिपि भी मिलती है और विभिन्न प्रकार की चित्रांकन किया गया है। वृत्ताकार, बेलनाकार मोहर भारत में हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या थी, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हड़प्पा जो निवासी थे, इनकी राजनीतिक स्थिति पर हम लोग को अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो प्रमाण हमारे पास है उसके आधार पर यह तो मानना ही होगा कि कोई बहुत ही सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने वाली जो है इनकी प्रणाली थी, शासन प्रणाली थी, क्योंकि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हड़प्पा सभ्यता थी। इतनी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता उस समय जब संचार और यातायात की प्रायः अभाव थी, फिर भी विभिन्न चीज़ों में प्रायः जो एक रूपता देखी गई है, उससे यह प्रमाणित होती है कि कोई सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से शासन चलाने वाली जो है व्यवस्था रही होगी। हमें उस व्यवस्था के बारे में हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिक जानकारी नहीं है। विद्वानों ने अपने अपने तरह से इसे बताने का प्रयास किया है। इसे विद्वानों ने मध्यवर्गीय गणतंत्रात्मक बताया है, जिस पर धर्म का बहुत प्रभाव रहा हो। तो किन्हीं ने इन्हें बताया कि ये पुरोहित द्वारा संचालित हो रहा था, तो किन्हीं का कहना है कि ये व्यापारी द्वारा संचालित हो रहा था। तो मार्टिन व्हीलर आदि विद्वान के बारे में हम जानते हैं कि ये मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली के ओर इंगित करते हैं, और उनका कहना है कि धर्म का इन पर बहुत प्रभाव था। जबकि डी.डी. कोसंबी जैसे व्यक्ति सब मानते हैं कि यहाँ पुरोहित का शासन था। जिगरुत मेसोपोटामिया में वह स्थान, ऊंचे भवन जहाँ वहाँ पुरोहित रहते थे। तो इनका भी मानना है कि मेसोपोटामिया की तरह भारत में भी
हड़प्पा वासी की जो शासन संचालन होती थी वह जिगरुत में होकर रहकर होती थी और पुरोहित का शासन था। जैसा कि आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया में धर्मतंत्र था, यानी वहाँ पुरोहित का शासन था। आर.एस. शर्मा जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि हड़प्पा वासी के जो शासन चलाने वाले थे वह वणिक थे। वणिक का अर्थ होता है व्यापारी। ये वह वणिक थे, आर.एस. शर्मा मानते हैं इसका अर्थ है कि व्यापारी। तो शहरी सभ्यता जहाँ है, स्पष्ट है कि शहरी सभ्यता में व्यापार पूंजीपति वर्ग, व्यापारी वर्ग का दबदबाव होता है, बोलबाला होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म का बहुत ही प्रभाव है, तो इससे हम यह मान सकते हैं कि अर्थतंत्र, हम मान सकते हैं कि अर्थतंत्र और धर्मतंत्र, अर्थतंत्र और धर्मतंत्र मिलकर शासन करते हो रहे होंगे, इस बात की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है। गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी घोषित किया है, जो एक दूसरे से नदी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था। तो गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है, जो एक दूसरे से नदी द्वारा जुड़ा हुआ था। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में जो सबसे बड़ी बात है, जो भारत के इतिहास में सामाजिक सिस्टम में एक बहुत बड़ी बात है कि मातृसत्तात्मक समाज। हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी वो क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में सिर्फ दो काल है, सतवाहन काल और इससे पूर्व हड़प्पा काल है, जहां समाज मातृसत्तात्मक थी, यानी माता की समाज में प्रधानता थी, माता समाज में सबसे ऊपर थी। ऐसा टेराकोटा पर माता की भारी मात्रा में जो मूर्ति मिली है, इसके आधार पर माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक सिस्टम कैसी थी, इस पर हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में हालांकि दास जैसे प्रथा और गरीबी अमीरी जैसे बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर समाज को तीन भागों में बांटा जा सकता है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। व्यवसाय के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में हम कई वर्ग बांट सकते हैं, जैसे पुरोहित वर्ग, विद्वान वर्ग, सभासद वर्ग, सैनिक वर्ग, शिल्पकार वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो शिल्पकार वर्ग, व्यापारी वर्ग एक ही में आएगा, और श्रमिक वर्ग, सैनिक वर्ग, ये सब हड़प्पा सभ्यता में आएगा। चूंकि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है, इसलिए इसमें हम कृषक वर्ग के नहीं बांटेंगे। कृषक वर्ग इस सभ्यता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता को व्यवसाय के आधार पर, आर्थिक आधार पर हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस काल की सामाजिक संरचना किस प्रकार रही होगी, इस बारे में हम पूर्णतः नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि समाज में सबकी एक समान स्थिति नहीं थी, और यह भी मानना होगा कि संभावना है कि उसमें समय दास प्रथा और जिस तरह नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, उससे स्पष्ट है कि वे लोग नृत्य गान आदि में भी रुचि रखते थे। हड़प्पा समाज जो है शहरी समाज है, इसलिए शहरी समाज फैशनेबल होते हैं, वे अधिक शौक श्रृंगार फैशन करने में अधिक रुचि रखते हैं, और हड़प्पा सभ्यता पर भी ये लागू होता है। स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार के शौकीन थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण वे लोग प्रयोग करते थे, और अपने आर्थिक क्षमता के आधार पर वे विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे, धातु थे अथवा मृद भंड है, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के आभूषण आदि का भी वे लोग प्रयोग करते थे। अमीर आदमी अधिक कीमती वस्तु पहनते थे, गरीब आदमी उसके अपेक्षा कम बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग करते थे। महिलाओं में चोटी गूंथने की परंपरा बहुत ही लोकप्रिय थी।
पुरुष और महिलाएं दोनों विभिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग करते थे। महिलाएं चूड़ियाँ अधिक मात्रा में पहनती थी, सिंदूर, गजला और लिपस्टिक जैसे चीज़ का प्रयोग करने का भी प्रमाण मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि चौहंदरों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। स्पष्ट है कि हड़प्पावासी का जो समाज है वो फैशनेबल समाज थी, जैसा कि शहरी समाज में देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे, लेकिन इनके जो भी साधन थे वह जोखिम भरा नहीं होता था और शांति प्रिय होता था। इस कारण यह अधिक संभावना है कि ये घर में रहकर शांतिपूर्ण खेल खेलना अधिक पसंद करते थे, जैसे लूडो, ताश, चेस आदि। चेस को प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया है और भारत चेस शतरंज का जन्मभूमि है। भारत में ही सर्वप्रथम शतरंज की खेल शुरू हुई और उसका श्रेय हड़प्पावासी को ही जाता है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर हम अब चर्चा करेंगे। कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। शहरी सभ्यता होने के कारण अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित थी, उद्योग धंधा बहुत ही विकसित थी, देशी और विदेशी दोनों स्तर पर व्यापार होती थी। विदेशी व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होती थी। विदेशी व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होती थी और विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया जो है वह इनके व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता, आपसे बार बार प्रश्न आती है कि भारत के समकालीन सभ्यता कौन थी, तो भारत की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी और मेसोपोटामिया सभ्यता से भारत का बेहतर व्यापार संबंध था। हमें यह भी ध्यान देना है कि व्यापार भारत के पक्ष में थी। जैसा कि आर्गेट के सारगन राजा हैं, आर्गेट के सारगन राजा हैं। ये लगभग 2150 बीसी के इनका लेख है, जिसमें ये लिखते हैं कि मेलुआ, बहुत महत्वपूर्ण, आपसे बार बार आता है मेलुआ से निम्नलिखित वस्तु बनाते हैं, जिसमें जड़ी बूटियाँ, मनक्के, अफसून की लकड़ी आदि की चर्चा की है। तो उसमें लिखते हैं कि मेलुआ से हम निम्नलिखित वस्तु मंगाते हैं, जिसके मध्यस्थ स्थल दिलमुन और मकन है। तो दिलमुन जिसको आज हम बहरीन द्वीप कहते हैं अरब सागर में है, और यानी मकन जो द्वीप है उसकी चर्चा आर्गेट के सारगन राजा के लेख में हुआ है। और यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में एकमात्र लिखित स्रोत है कि भारत का जो हड़प्पा सभ्यता रही है उसका व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से होती थी, और मेसोपोटामिया सभ्यता से जो भारत की व्यापार होती थी वह मुख्यतः जल मार्ग से होती थी, जिसमें दिलमुन और मकन उनके मध्यस्थ स्थल था। और हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिस मेलुआ का अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हमें यह जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस स्तर तक थी, तो वह भारत के अनुकूल थी। ये जो व्यापार थी ये भारत के पक्ष में थे। अधिक से अधिक भारतीय वस्तुएं मेसोपोटामिया भेजा जाता था और वहाँ से कम वस्तुएं हम लाते थे। यहाँ वस्तु की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि फारस की मोहर भारत में लोथल से मिली है, तो भारत में भी उनकी वस्तु आयात की जाती थी। व्यापार जब होती है तो कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होती रहती है। सोरगातोई अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी व्यापारी मंडी हड़प्पावासी की थी, जहां हड़प्पावासी विभिन्न वस्तुओं को ले जाकर रखते थे और मध्य एशिया, पश्चिम एशिया आदि के व्यक्ति वहां आकर उनसे सामान खरीदते थे। तो ये सोरगातोई एक रूप से औपनिवेश, हड़प्पा सभ्यता की औपनिवेश थी, व्यापारी मंडी थी, जहां से दूर दूर तक के व्यक्ति सामान खरीदने आते थे और यह अफगानिस्तान में अवस्थित थी। तो स्पष्ट है कि हड़प्पावासी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही उन्नत थी, भारत के पक्ष में थी। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के जो धातु हैं अथवा तत्व हैं, उसको वे पत्थर हैं, उनको वह जहाँ से एक जगह से लाते थे, फिर उसको बेहतर बनाकर तराश कर पुनः उसको निर्यात करते थे, यानी आयात करते थे।
कच्चा माल को आयात करते थे और उसे मैन्युफैक्चरिंग कर बनाकर निर्यात करते थे। जैसे हम चांदी, टीन फारस ईरान से लाते थे, सोना कोलार से लाते थे। इसी प्रकार चूना पत्थर जो है रेहरी और सुक्कुर से लाते थे, फ्लिंट भी रेहरी और सुक्कुर से लाते थे, फिरोजा मेसोपोटामिया से ये लोग मंगवाते थे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि गोमेद जो है ये हमारे गुजरात के तट से या दक्षिण भारत से बहुत सारे शंख, सीप, मोती आदि मंगाते थे। शंख सब जो है ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया से भी मंगाया जाता था। रत्नमणि महाराष्ट्र से मनाया जाता था। नीलमणि अफगानिस्तान के बदख्शा से मंगाया जाता था। तो स्पष्ट है कि ये विभिन्न प्रकार के जो द्रव है, धातु है, एलिमेंट है, उसका ये लाते थे कच्चा माल और फिर बनाकर भेजते थे। इनकी औद्योगिक किस क्षेत्र की उद्योग थी? तो सूती वस्त्र उद्योग, मृदभंड उद्योग, काष्ठ उद्योग, मनक्के उद्योग, भवन निर्माण उद्योग, ईंट उद्योग, ये सब ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो विभिन्न क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। मनक्के उद्योग के लिए चहुंद्रो विश्व विख्यात थी। सूती वस्त्र का जन्मभूमि भारत है। कपास की खेती भारत में सर्वप्रथम हुई। भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ने किया और मेसोपोटामिया वासी ने इस सूती वस्त्र को क्या नाम दिया? सिंडोन सूती वस्त्र को हड़प्पा वासी के लिए यूनानी ने नाम दिया। तो स्पष्ट है सिंडोन कपास को कहा गया है। तो सिंडोन का अर्थ होता है सिंधु क्षेत्र का। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हड़प्पावासी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण यह उपलब्धि रही कि कपास की खेती की। चांदी का प्रयोग भी भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया। तो इस प्रकार हम आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे कि हड़प्पावासी बहुत ही उन्नत स्थिति में थे। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी? तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जब हम अच्छे विचार धारण करते हैं तो उसे धर्म कहते हैं। इस समय मातृ सत्तात्मक समाज थी, तो माता प्रधान समाज थी। माता देवी के सप्त मातृता की अवधारणा हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। माता सर्वप्रथम देवी देवताओं में थी, जो प्रजनन शक्ति के रूप में, सृष्टि के जननी के रूप में, जन्मधात्री के रूप में इनको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। देवी देवताओं में जो सबसे चर्चित देवता रहे हैं वहाँ महायोगेश्वर है, जो मेसोपोटामिया के एक तख्त पर दिखाया गया है, जिनके दाएं बाएं और नीचे दो जो है पशु बैठे हुए हैं। वह योग मुद्रा में लीन है। इनके इनके दो सींग, 3 मुख दिखाया गया है। इनकी अवधारणा त्रिमूर्ति से की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश से। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव जी जैसा रोगी जोगी भोगी इतिहास में कोई और नहीं हुआ। तो यहाँ शिव को सर जॉन मार्शल ने भी महायोगेश्वर को शिव का प्राचीनतम रूप माना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण में भी बताता है कि सृष्टि का आधार जो है रुद्र है। रुद्र इस पृथ्वी का पहला व्यक्ति है। और ये जो महादेव है यानी जो शिव है, उनके 11 रुद्र रूप है, 11 बंदर रूप है। 11 रुद्र रूप में उनकी जो शुरुआत है वह शिव पुराण में भी चरितार्थ होती है। तो स्पष्ट है कि सृष्टि की शुरुआत शिव से माना गया है। और जैसा कि सर जॉन मार्शल ने ये महायोगेश्वर मूर्ति को शिव का प्राचीनतम रूप दिखा दिया है। छिद्रनुमा बहुत सारा पत्थर मिला है जिसे शिवलिंग के रूप में ये लोग पूजा करते थे। इस समय वृक्ष पूजा होती थी, जिस तरह तुलसी के वृक्ष, बर के वृक्ष, पीपल के वृक्ष सबसे लोकप्रिय वृक्ष थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हम लोग पूजा करते हैं। हालांकि तुलसी का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन पूरी संभावना है कि तुलसी के भी पूजा करते रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण पीपल वृक्ष उन लोग के लिए लोकप्रिय था। ये पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जल की स्वच्छता और शुद्धता पर बहुत जोर हड़प्पावासी ने किया। किसी न किसी रूप में जल पूजा भी करते रहे होंगे। पशु पूजा करते थे, विभिन्न प्रकार के पशु के लोग पूजा करते थे, जिसमें नंदी बेल, जिसे बसहा हम कहते हैं, यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी बेल का प्रयोग दिखाया गया है, जो काफ़ी मात्रा में मिथ पशु है, जो जिसकी धार्मिक महत्व थी। ये लोग पशु पूजा करते थे। ये लोग बलि प्रथा का भी प्रयोग करते थे और अग्निकुंड यानी हवन कुंड, अग्निवेदी का भी प्रयोग करते थे। तो स्पष्ट है कि ये लोग
बलि के साथ साथ हवन कुंड में का भी प्रयोग करते थे, जैसा कि कालीबंगा से ये प्रमाणित हुआ है कि हवन कुंड में हड्डियां मिली है। लोथल से भी हवन कुंड का प्रमाण मिला है। स्वास्तिक का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने किया, जैन धर्म ने इसको लोकप्रिय बनाया। ये लोग सूर्य पूजा भी संभवतः करते थे। भारी मात्रा में ताबीज प्राप्त हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि ये लोग जादू टोना भूत पिचास में भी, ये लोग तंत्र मंत्र जादू टोना भूत पिचास में भी विश्वास करते थे। इन काल में एक टेराकोटा पर एक बना हुआ चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि एक भैंस को, बेफेलो को, एक मानव को सींग में, हॉर्न में लेकर उसको नीचे ऊपर झूला रहा है। यह यमराज का हमें याद दिलाता है, जैसा कि हिंदू मान्यता शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार यमराज का वाहन बेफेलो है, भैंस है। तो हम यह देखते हैं कि आज जो भारत की हिंदू धर्म की धर्म है, हड़प्पा सभ्यता में कोई भी संभवतः ऐसा चीज नहीं है जिसे आज हिंदू धर्म नहीं अपना रहा है। यही हड़प्पा सभ्यता की उत्तरावर्तता यानी जीवांतता, उनकी जो है हमेशा बने रहने का एक बहुत बड़ा प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस तरह हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली गौरव सभ्यता है, और वे विभिन्न क्षेत्र में अपना जो योगदान दिया उससे हमें गौरव महसूस होती है, हमें उससे सीखने की प्रवृत्ति बनती है। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया? तो एक क्रमिक विकास है कि जिसका उत्थान हुआ है वह चरम अवस्था में जाएगी और एक दिन उसका पतन होगा। यह एक प्राकृतिक की स्वतः लीला है। यह एक समझिए जो सर्किल है, जिसमें हमेशा हम, चक्र है, वृत्त है साइक्लोन की तरह, जिसमें हम लोग चलते हैं, और उत्थान और पतन ये प्रकृति का नियम है। फिर भी पतन या उत्थान का कुछ कारण होता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है बाढ़, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जिस नदी घाटी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आया, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई और अंततः वे वहां से माइग्रेशन कर गए। इससे अतिरिक्त बहुत सारा कारण विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की पतन के लिए बताया है। यह स्वाभाविक ही है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। इतनी बड़ी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होगा। विभिन्न क्षेत्र में पतन के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें व्यापार, चूंकि हड़प्पा सभ्यता की शहरी सभ्यता का आधार था, तो व्यापार में ह्रास भी इनकी जो है मनोवृत्ति और कार्य क्षमता पर प्रभाव डाला होगा। भूखलन से भी इनकी पतन की ओर इंगित करता है। कहीं बाढ़ आने से सबसे महत्वपूर्ण कारण तो माना जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा है जो सूखा के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। तो हम देखेंगे पर्यावरण कारण से भी इस सभ्यता की स्थिति कमजोर हुई, और यह सभ्यता 1800 BC के बाद धीरे धीरे यहाँ से जो सभ्यता के निवासी थे वह माइग्रेशन कर गए, और इस प्रकार यह महान सभ्यता जो भारत को एक गौरव इतिहास है, जो भारत को विश्व में अपना सर ऊंचा करने का एक बेहतर जो है उदाहरण पेश करती है, उस सभ्यता धीरे धीरे जो है पतनशील हो गया। हालांकि ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन वह जगह का पतन हुआ, सभ्यता का पतन नहीं होता है। सभ्यता अपनी छाप छोड़ती है, जो आज भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप लोग को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से ऑनलाइन से संबंधित जो जानकारी दी जा रही है, ऑनलाइन से संबंधित जो जानकारी दी जा रही है, आपको बताने का प्रयास करें कि यूनिक भारती द्वारा आपको छात्र छात्राओं को विभिन्न एग्जाम्स को देखते हुए, जो दरोगा है, बीपीएससी है, डी ग्रुप है, इन सब में बिहार एसएससी है, इन सब में जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जहां से अधिक होती है, उसके आधार पर आपको विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर, अध्यायों पर अपना अपना विचार दे रहे हैं, अपना अपना अनुभव और उससे पूछने वाले प्रश्न को पढ़ाने का प्रयास आपको की जा रही है। आप इसका लाभ उठाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार नियमित देखते रहें।